नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक सेवा परीक्षा चैनल पर। और आज हम कवर करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। और हम इस विद्रोह में इसके कारण क्या, इसके ऐसे कारण रहे जिसके कारण जो है 1857 का विद्रोह आपका हुआ, इसका विस्तार भारत में कहाँ तक इसका विस्तार रहा, इसकी प्रकृति, इसकी क्या प्रकृति थी, क्या स्वरूप था, कहाँ कहाँ तक मतलब किन किन वर्गों तक इसकी पहुंच थी, ये सब देखेंगे। और लास्ट में इसका परिणाम देखेंगे। और परिणाम में हम दो प्रकार देखेंगे कि भारतीयों पर इसका क्या परिणाम रहा और ब्रिटिश पर क्या इसका परिणाम रहा, या जिसको आप कंपनी कहते हैं, कंपनी पे इसका क्या परिणाम रहा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। 1857 के विद्रोह के अगर हम कारण देखेंगे तो इसमें आपको आर्थिक कारण, क्या वो आर्थिक कारण रहे, सामाजिक धार्मिक कारण क्या रहे, राजनैतिक कारण क्या रहे, सैनिक कारण क्या रहे, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि प्रशासनिक कारण क्या रहे और अन्य कारणों की चर्चा करेंगे जो विद्रोह में सहायक हुए। सबसे पहले आते हैं हम आर्थिक कारणों पे। तो आर्थिक कारणों में जब आप देखेंगे तो जब मतलब कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले किस चीज पे कब्जा किया था भारत में? व्यापार पे। और व्यापार में जब उन्होंने कब्जा कर लिया उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सभी रियासतों पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और रियासतों में हस्तक्षेप करने के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने भूमि के ऊपर मतलब अपना वर्चस्व स्थापित किया ताकि वो वहाँ पे कर लगा सकें। और उसी कर से उन्होंने उसी व्यापार को प्रोत्साहन दिया कि वो अपना पैसा नहीं लगाते थे, भारत का पैसा ही भारत में घुमा देते थे। शुरुआती दौर में तो उन्होंने अपना पैसा लगाया, पर लेकिन जब उनको लगा कि घाटा हो रहा है तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ही कर लगाया, और वही कर जो लगाते थे उससे ही यहाँ पे व्यापार करते थे और उस सब को ब्रिटेन भेज देते थे, जिसको आगे चल के अगर आपने सुना होगा तो दादा भाई नौरोजी ने जिसको आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा, ये वही है व्यापार। तो नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी कर आरोपण। तो आपको नई राजस्व व्यवस्था को पता है कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला था। सबसे पहले हमें देखने को मिला था जमींदारी। ठीक, फिर जमींदारी के बाद अगर आपने देखा होगा तो रैयतवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी की अगर आपने बात आपने मतलब देखा होगा तो महलवाड़ी। ये तीन प्रकार की प्रथाएं, सॉरी, भूमि जो कर व्यवस्था थी उनकी, तो तीन प्रकार की भारत के पूरे हिस्से में लागू थी। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि इसमें क्या था क्या नहीं था। बाकी अगर हम देखते हैं तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, पर इन तीनों का जो मूल स्वरूप था वो केवल और केवल शोषण था। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें इन्होंने क्या किया, भारी करारोपण किया। और सबसे बड़ी बात कि भारत में आज तक भूमि केवल उसकी मानी जाती थी जो उस पर हल चलाता था, जो उसको जोतता था। पर लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको हस्तांतरण कर दिया, उसको हस्तांतरण को पॉसिबल कर दिया कि मतलब आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अगर आपने कर नहीं दिया तो उस भूमि को बेचा जा सकता था, मतलब दूसरे जमींदार को दे दिया जा सकता था। या महलवाड़ी में मतलब जो है, जो गांव के एक महल माना जाता था, तो महलवाड़ी में एक गांव का जो मतलब प्रधान किस्म का होता था जो पूरे उससे कर्ज लेता था, तो वो भी उसकी भूमि को छीन सकते थे। तो तीनों प्रकार की जिम्मेदारी हो, चाहे रैयतवाड़ी हो चाहे महलवाड़ी हो, इसमें शोषण की प्रकृति बरकरार रही। और जो भी आपका मतलब बेदखली थी भूमि से वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। तो सबसे ज़्यादा जो किसानों में जो सबसे ज़्यादा जो रोष व्याप्त हुआ वो एक तो कर, जो उनकी कर व्यवस्था थी, और दूसरा उसकी बेदखली, जो उन्होंने उससे भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति। अब होता क्या है कि ये यहाँ से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इनकी वस्तुएं जो है ब्रिटेन में जाती हैं तो ब्रिटेन में वो जाती थी कम दाम पे, और ब्रिटेन से जो वस्तुएं भारत में आती थी वो आती थी अधिक दाम पे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आज की डेट में भी आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती हैं, तो टैक्स लगाती हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स लगा देती हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के मल्टी टैक्स हैं, वो इकोनॉमी में बात करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने उस समय वो टैक्स लगा दिए। जैसे वो वहाँ से ब्रिटेन से कोई वस्तु अगर आ रही है तो वो उस रेट पे उसको सबसे सस्ता करने का प्रयत्न किया गया कि वो वैसे ही आए, उस पर कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं लेना है।
लेकिन जो भारत की यहाँ से गई तो ब्रिटेन में उन्होंने उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया। तो ये भेदभाव प्रशुल्क नीति का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम निकला कि जो ब्रिटेन में मतलब भारत की वस्तुएं बन के जाती थी वो हो गई महंगी, तो भारत के जो वस्तुओं थी उनकी डिमांड गई गिर। तो उससे क्या हुआ, जो भारत में जितने भी व्यापारी थे, व्यापार वर्ग था का मतलब आपका जो वस्तुएं बनाते थे, किसान थे, बाकी जो भी मतलब छोटे, जिसको आप आज की डेट में एमएसएमई बोलते हैं, छोटे उद्योग थे, सब तहस नहस हो गए। अब 1813 से इन्होंने एक और, जब इनका चार्टर एक्ट आया था तो इन्होंने एक और चीज लागू कर दी। क्या? एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। मतलब ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है उसको मुक्त व्यापार, उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, और भारत से जो जा रहा है उधर से मतलब टैक्स लगेगा। तो वही एक तरफा। अगर दो तरफा होती तो भारत में इस तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भारत का बनाया हुआ सामान उस समय सस्ता था। पर लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको जो है भेदभावपूर्ण नीति लागू कर दी। तो उससे क्या हुआ, जो परंपरागत हमारे भारत में हस्तशिल्प उद्योग थे, हस्तशिल्पी थे, वो बर्बाद होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके सामान तो बिक नहीं रहा था। अब देखते हैं आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन ना देना। अब होता क्या है, जब कोई भी औद्योगिक व्यवस्था आधुनिक होती है तो ये बात सही है कि पारंपरिक जितने भी हस्तशिल्प या किसान होते हैं उनका काम बंद होता है, लेकिन बड़े उद्योग स्थापित होने से वही वहां पे काम करते हैं। तो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तो भारत में बनी, लेकिन उद्योग भारत में नहीं आए। वो ब्रिटेन से केवल इंपोर्ट किया जा रहा था। तो ब्रिटेन से डायरेक्ट जब इंपोर्ट किया था तो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तो आधुनिक बन गई, लेकिन भारत में नहीं, केवल ब्रिटेन में। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भारत के जो कृषक थे, जो जमींदार थे, जो शिल्पकार थे, वो सब जो है बर्बाद हो गए और वो सब गरीब बन गए। और ऊपर से जो भारत में जो सबसे अच्छी चीज मतलब जो आप मानते हैं, पर लेकिन भारतीयों के शोषण की वो सबसे बड़ी चीज रही, वो थी भारतीय रेल। तो उन्होंने रेलवे का विकास कर दिया यहाँ पे कुछ हद तक, जिनसे उनको और आसानी हुई आगे चल के भारतीय अपने सामान को भारत के एक एक गांव में पहुंचाने की। तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके काम आया। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गए आर्थिक कारण। ठीक है, नंबर 1 आर्थिक कारण। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो आएंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या थी, साम्राज्यवादी नीतियां। तो साम्राज्यवादी नीतियों में आप जानते हैं कि जब मतलब जैसे यहाँ चाइना ही मतलब भारत पे अटैक कर देता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के लोग सब गुस्सा जाते हैं। तो उनकी भी वैसे ही साम्राज्यवादी नीतियां थी। तो कैसे, 3 प्रकार से। या तो वो किसी मतलब रियासत पे प्रभावी नियंत्रण कर लेते थे डायरेक्ट उसको लड़ाई करके। इसमें क्या करते थे, वो किसी भी रियासत से लड़ाई करते थे और उसको नियंत्रण में ले लेते थे वो। अब नियंत्रण में लेने के बाद और उस पर प्रभाव नियंत्रण कर लेते थे, वहीं पे उनकी कर प्रणाली वगैरह सब कुछ मतलब वो अपना कर लेते थे। और इसमें एक दूसरी जो मतलब इनकी प्रणाली थी वो थी सहायक संधि। और वो किसकी थी, वो लॉर्ड वेलेजली लाया था। इसमें आपने पढ़ा होगा कि मतलब सहायक संधि में आप क्या करते थे, एक रेजिडेंट रख देते थे। रेजिडेंट का मतलब होता है कि एक बंदा नियुक्त कर दिया, जैसे उच्चायुक्त वगैरह टाइप का होता है कि एक बंदा नियुक्त कर दिया वहाँ पे रेजिडेंट, और उसके बाद मतलब जो है कुछ मतलब ब्रिटिश सेना रख देते थे। अब ब्रिटिश सेना जो है उनसे मतलब लिखवा लेते थे कि हाँ आप कुछ भी आपका जो भी आपकी विदेश नीति होगी, जो भी आपका बाह्य मामले होंगे, उसको सिर्फ अंग्रेज देखेंगे और आपके ऊपर आक्रमण की जिम्मेवारी भी अंग्रेजों की रहेगी। तो वो एक छोटी सी सेना रहती, और इन सब का खर्च जो होता था वो कौन वहन करता था, रियासतें। ठीक है, तो ये सहायक संधि थी और इसी हिसाब से उसको भी कैप्चर कर लेते थे। फिर लॉर्ड डलहौजी, ये भाई साहब कुछ नया ही लेके आए जिसका नाम था व्यक्तिगत का सिद्धांत। जिन भी राजे महाराजाओं के जिसके भी कोई बच्चा नहीं होता था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, अगर उसने कहीं से गोद लिया तो समझ लीजिए वो राज्य मिला। कि भाई साहब ये आपका जो है उत्तराधिकारी पूरा नहीं है, ये मतलब मान्य नहीं होगा, तो आपको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो ये भाई साहब एक कुछ लेके आए थे, और इसका सबसे मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल है झांसी। जो मतलब झांसी की रानी थी, वो इसी सिद्धांत के उस पे जो है उनके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं मिली और वो मतलब जो है विद्रोह पे उतारू हो गई। इसके बाद देखते हैं तो ब्रिटिश शासन का विदेशीपन। देखिए आज तक जितने भी, चाहे तुर्की आए, चाहे दिल्ली सल्तनत वाले आए, चाहे मुगल आए, वो भारत में आए, भारत में आक्रमण किया, लेकिन भारत के ही होके रह गए। तो उन्होंने जो भी लूटा था, वो जो भी कुछ भी किया फिर बाद में कर लिया, वो सब उन्होंने भारत में ही लगाया, वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए, वो यहीं बस गए।
लेकिन ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं था। जितने भी ब्रिटिशर्स आए उनका घर वहीं था, वो यहाँ केवल पैसे का आदान प्रदान कर देते थे, यहाँ से पैसा ब्रिटेन, लेकिन वो यहाँ कभी नहीं बसे, उन्होंने यहाँ के भले के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये विदेशीपन मतलब जो है उनका एक प्रकृति थी कि मतलब जो भारत के लोग थे वो उनको मतलब पचा नहीं पा रहे थे कि ये मतलब भारतीय ही हैं या मतलब बाहर के हैं, तो वो बाहरीपन सा था उनके साथ। उनके साथ कोई भी मतलब आपके दया भाव कोई किस्म की कुछ नहीं था। दूसरा, न्याय, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। अब उनकी न्याय व्यवस्था जो थी, तो भारतीयों को तो बड़े बड़े दंड दे देते थे। मान लीजिए मतलब कि किसी भारतीय ने चोरी कर ली तो उसको मृत्युदंड दे देंगे उसके लिए, और ब्रिटेन ने किसी ने चोरी की उसको 100 रुपये का जुर्माना लगा देंगे। तो ये बड़ा भेदभावपूर्ण था उनका। और प्रशासकीय भ्रष्टाचार तो इतना था कि मतलब मत पूछिए, कि अगर आप जो जितना कर लेते थे या कुछ भी करते थे तो पर्सनल गिफ्ट लेते थे वो कई, मतलब उसके बाद जो चार्टर एक्ट आए उसमें उनका पर्सनल गिफ्ट लेना और मतलब पर्सनल व्यापार भी मतलब प्रोहिबिटेड किया गया। इसके बाद मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार किया उन्होंने। जो मुगल सम्राट था, जो पूरे भारत का जिसको सम्राट माना जाता था, उसको एक को डॉल की तरह बना के रख दिया कि आप रहिए, आपको पेंशन देंगे और आप जाइए। तो जैसे मतलब कई जनता होती है उसके मन में बैठा होता है कि ये हमारे माननीय राजा थे और इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उस पर वो भी गुस्सा आ गए। अब तीसरा देखते हैं हम, राजनीतिक कारण हो गए। अब तीसरा है प्रशासनिक कारण। तो अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीय बहुत असंतुष्ट हो गए थे भाई। उनका प्रशासन अच्छा नहीं था, बड़ी बड़ी सजाएं दे देनी, बहुत ज़्यादा मतलब कर लगा देना। फिर परंपरागत भारतीय शासन पद्धति समाप्त हो गई, जो मतलब बहुत सामान्य बड़ा निम्न कर रहता था, जिसमें मतलब इतना बोझ नहीं डालते थे। कृषि, सिंचाई, इन सब जगहों पे जितने भी राजा थे वो मतलब ध्यान देते थे। और यहाँ पे जो है शासन पद्धति, तो मतलब भारतीय शासन पद्धति वो समाप्ति हो गई। इन्होंने नया ही सिस्टम डेवलप कर दिया। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन आप आज देखते हैं तो वही उनका डेवलप किया हुआ है। तो उच्च पदों पर फिर मतलब आप देखेंगे कि उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मतलब उस टाइम पे अगर आप बात करें तो ये आईसीएस की बात है। और सेना में अगर बात करें तो भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार तक जा सकते थे, सूबेदार के ऊपर उनको जाने से मनाही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। फिर अंग्रेजी उन्होंने क्या किया, सरकारी भाषा उन्होंने अंग्रेजी को बना के रख दिया। अब कितने ही भारतीय अंग्रेजी भाषा जानते थे भाई, जो कुछ थोड़े बहुत उच्च वर्ग पढ़ा है वही तो जानता था, और वो था ही कितना, वो सारे राजा महाराजाओं के बेटे ही तो थे। इसके अलावा तो कोई था नहीं कि जो मतलब अंग्रेजी भाषा जानता था। तो लोग जो मतलब आम जनता थी उनसे और ज़्यादा गुस्सा आ गई। ठीक है, ये 3 कारण हो गए। अब चौथा कारण आता है हमारे पास, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजों ने प्रजातीय भेदभाव और श्रेष्ठता की स्थापना की। उन्होंने बोल दिया कि मैं ये देखिए, श्रेष्ठता के लिए एक आता है वाइट इम्यूनिटी। वाइट इम्यूनिटी, ये इसको बोलते हैं कि वाइट बर्डन थ्योरी। ठीक है, तो वाइट बर्डन थ्योरी बोलती है कि मतलब हम गोरे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारा दायित्व है कि आप लोगों को सभ्य बनाया जाए। तो ये बोल के वो यहाँ पे राज करने आ गए। और प्रजातीय भेदभाव वो बहुत करते थे। वो मतलब किसी को भी मतलब जैसे आपने वो सुना भी होगा गांधी जी वाला, कि वो फर्स्ट श्रेणी के डब्बे में बैठ गए, उनको वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया। वही प्रजातीय भेदभाव है। फिर आप देखेंगे ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन दे दिया। 1813 के एक्ट में उन्होंने क्या हुआ, वहाँ पे इंग्लैंड में उदारवाद आया, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। और यहाँ पे उसका प्रभाव क्या देखने को मिला, यहाँ पे भी मतलब कंपनी के शासन में थोड़ी ढिलाई दी गई, भारत में नहीं ब्रिटेन की तरफ से। और वहाँ पे उनकी थोड़ा व्यापारिक नीतियों को चेंज किया गया, सबके लिए खोला गया। और बाकी छोड़िए, ईसाई मिशनरियों को भी यहाँ पे आने की इजाज़त दे दी गई। विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम और नए नियमों का निर्माण कर दिया। अब होता क्या था यहाँ पे, जैसे मतलब आपकी सती प्रथा वगैरह थी, तो लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर मतलब आपके छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, जिसको आप बाल विवाह बोलते हैं, वो सब चालू थी। तो अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया और नए नए नियम बनाए। तो लोगों को गुस्सा आ गया, भाई ये हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण क्या रहे,
तो सैनिकों के साथ तो भैया अभद्र व्यवहार, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि सूबेदार से ऊपर वो जा नहीं सकते थे। फिर उनके वेतन और भत्ते में भी आर्थिक असमानताएं नहीं थी, वो भी मतलब बहुत ही असमान तरीके से उनको देते थे, भेदभाव करते थे, खाने को अच्छा नहीं देते थे। उनका मनोवैज्ञानिक और मतलब धार्मिक उत्पीड़न किया जाता था। जैसे मतलब अगर किसी ने पगड़ी बांधी है तो उसकी पगड़ी को लात मार देनी हो, या मतलब कुछ भी, मतलब उनको धार्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनका उत्पीड़न किया जाता था, उनको समान रूप से नहीं समझा जाता था। फिर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रहा भारी घटनाओं का प्रभाव। अब वहां क्या हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और अफगानियों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया भाई। तो भारतीयों को भी आत्मविश्वास जागा कि मतलब ये ऐसी प्रजाति नहीं है कि मतलब इसको हराया ही नहीं जा सकता है, जब उन्होंने खदेड़ा है तो हमारे क्या दिक्कत है। तो कई बंदों को उससे भी आत्म विश्वास मिला कि नहीं, मतलब अंग्रेजों को हम जो है खदेड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि पंजाब युद्ध हुआ, फिर क्रीमिया युद्ध हुआ। ये सब ऐसे फैक्टर है कि मतलब जिसने लोगों के यहाँ पे क्या किया, मनोबल को बढ़ाया। किस चीज को बढ़ाया, मनोबल को बढ़ाया कि नहीं मतलब जो है हम यहाँ से इनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और ये इनको यहाँ से भगा सकते हैं अपनी भूमि से। फिर हुआ क्या था, इन सारे युद्धों में अंग्रेजों को भारी हानि हुई थी। अब अंग्रेजों को हानि हो गई भाई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग तो सोचेंगे ही कि जब वो लोग इनकी हानि कर सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो इनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो इसी धारणा को उभरने का अवसर मिला कि अंग्रेज जो है अपराजेय हैं, इनको अपराजित करना संभव नहीं है, ये बात झूठ है, तो हम जो है कोशिश कर सकते हैं। और तात्कालिक कारण क्या रहा, ये भैया सैनिक कारण भी आप इसको बोल सकते हैं और सैनिकों के धर्म का कारण भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्म आड़े आ गया। हुआ क्या कि वहां पे इनफील्ड नई राइफल आई जिसमें उन्होंने कारतूस लॉन्च किए जिसमें चर्बी लगी होती थी और वो मुंह से उखाड़ना पड़ता था। जब वो मुंह से उखाड़ना पड़ता था तो वहां पे एक बात फैल गई, फैली क्या थी, वो हकीकत भी थी कि उसमें जो चर्बी यूज की जाती थी वो गाय और सूअर की चर्बी होती थी। तो भाई देखो, गाय तो मतलब हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर को मतलब जो है मुसलमान मानते हैं। तो हुआ क्या कि मतलब वो दोनों मतलब प्रजाति दोनों जो है अपने धार्मिक बंदे जो थे वो उससे मोह भंग हो गया उनका, कि मतलब वो चर्बी वाले कारतूस ला रहे हैं, तो उसका उन्होंने कर दिया विरोध। अब हम देखेंगे कि विरोध जो है ये छावनियों से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैला। ठीक है, तो ये तो थे कारण। अब आएगा विद्रोह का प्रारंभ और इसका विस्तार। तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये छावनी से फैला। कौन सी छावनी से, ये आपसे कई बार पूछा जाता है, ये कई बार आपके पीसीएस में भी मतलब आ चुका है कि विद्रोह 1857 के जो विद्रोह था उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी से विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और किसने किया था, मंगल पांडे ने। और ये डेट भी आपको याद रखनी है, जो मतलब कई बार पूछी गई है कि कब हुआ था। अगर डेट नहीं पूछी गई, एग्जैक्ट मंथ जरूर पूछा गया है कि 29 मार्च 1857 को ये कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया गया था। मैंने ये कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, आप पढ़ लेना इसको, स्क्रीन से आप पढ़ सकते हैं। तो वही मतलब सुअर और गाय के मांस से, चर्बी से जो बनाई जाती थी तो दांतों से उखाड़ना पड़ता था, तो इस मामले में उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ पड़ा। अब इसका विस्तार तो होना तब शुरू हुआ जब उन्होंने विद्रोह का नेता बनाया। और बनाया किसको, देखिए 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह कर दिया। ठीक, और 10 मई से पहले जब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया 29 मार्च, ठीक 29 मार्च को उन्होंने किया। फिर 2 महीने थे, इनको मई के शुरुआती दौर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब उनको फांसी दी गई तो और जगह आग लग गई। तो 10 मई को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर दिया और यहीं से ही क्रांति की शुरुआत हुई। तो शुरुआत वैसे मंगल पांडे वाली मानी जाती है, लेकिन व्यापक स्तर पर शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुई। तो पहले तो क्या हुआ कि मेरठ के सैनिकों ने वहां पे भाई 10 मई 1857 को अंग्रेजों को मार कूट दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया। तो और वहां से गए वो दिल्ली, और दिल्ली में मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में और कई आपके एग्जामों में बार बार पूछा गया है, चाहे वो ग्रुप सी के हो, डी के हो, यहाँ तक कि मतलब यूपी पीसीएस का अगर आई एसडीएम का जो भी मतलब अपर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है उसमें पूछा गया है।
फिर हरियाणा का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसमें पूछा गया है। मतलब पीसीएस तक में भी ये आ रखा है, ग्रुप डी में, बी में, सी में, सब में आ रखा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आम तौर पे कई बार टकरा जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन थे? ये मुगल बादशाह थे। ये उस टाइम पे जो है मतलब दिल्ली में होते थे, पर लेकिन आप ये 80 साल के हो रखे थे और इनको प्रतीकात्मक रूप में उनको भारत का शासक घोषित किया गया था। ये कोई ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत लड़ने बढ़ने पे उतार होते। 80 साल का बुढ़ा क्या ही मारेगा यार। तो भारत का शासक इनको घोषित किया गया था। फिर देखेंगे हम विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। तो ये मिलान को कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है मिलान वाला। या तो आपके अगर छोटा एग्जाम है तो उसमें डायरेक्ट हिट भी पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ रखा है कि जैसे लखनऊ में कौन था, कानपुर में कौन था, बरेली में कौन था, तो ये झांसी से कौन था। तो ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब जैसे पीसीएस लेवल का एग्जाम होगा तो वो मिलान के रूप में पूछा जाएगा कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को पहचानें। या तो वो मिलान में से आपको बताया जाएगा, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ये नाम होंगे, निम्न को मिलान कीजिए। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में था जनरल बख्त खां, कानपुर में थे नाना साहिब, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ठीक, इनको कई बार पूछा गया है, इनको और इनको, क्योंकि ये महिलाएं थी तो भैया महिला सशक्तिकरण तो यहीं से शुरू हो गया था। तो बरेली से खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, और झांसी से तो लक्ष्मीबाई जी, इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से तांते टोपे और गोरखपुर से गजाधर सिंह। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके इंपॉर्टेंट नाम है जो कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके पास स्क्रीन के सामने। अंग्रेज जनरल वो जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, तो आपको कुछ नाम याद रख लेने हैं। जैसे दिल्ली में इसको दबाया था बिलोबी और जॉन निकोलसन और हडसन ने, ठीक है। ये दिल्ली में आपको इसने किया था। और कानपुर में आपका जो है जो दमन किया था वो किया था व्हीलर और कैंपबेल ने। और ये आप देख लेना कि मतलब ज़रूरी नहीं होता है अगर यहाँ पे आपको ये बता दें कि मतलब ठीक है लखनऊ पूछ रहे हैं और लखनऊ के साथ कोई मतलब यूपी का डिस्ट्रिक्ट लगता है, अब वहाँ पूछ लिया जी वहाँ पे दमन किसने किया, तो जाहिर सी बात है जो कानपुर में करेगा बगल में भी वही करेगा। तो ये हॉटस्पॉट आप इनको बोल सकते हो कि ये 1857 की क्रांति के हॉटस्पॉट थे। ये इसलिए मतलब यहाँ पे इतने नाम है, नहीं तो कितने नाम इसमें कवर करने पड़ेंगे, इसलिए हॉटस्पॉट का नाम केवल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इनसे मिला के आपको मतलब ज्वाइंट करके इम्प्लीमेंट करके आपको नाम वहाँ से छांटने में आसानी हो सकती है। तो कानपुर में अगर देखेंगे तो व्हीलर और कैंपबेल, लखनऊ में लॉरेंस और जेम्स आउट्रम, और झांसी में जो है जेम्स नील। ये आपके अंग्रेज जनरल थे जिन्होंने विद्रोह का दमन किया था। अब देखेंगे कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया, लेकिन उसकी असफलता के पीछे कारण क्या रहे। तो आप देख सकते हैं कि सीमित क्षेत्र और सीमित जनाधार। इसका मतलब क्या है? सीमित क्षेत्र, भैया आपने जितने नाम देखे वो कहाँ के हैं? वो केवल उत्तरी भारत के हैं, और दक्षिण भारत इससे बिल्कुल कटा हुआ था। दक्षिण भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं था। बहुत कम क्षेत्र, एक दो या जाने माने कुछ क्षेत्र मतलब इसमें हो, बाकी नहीं। सीमित जनाधार का मतलब इसमें किसान थे, ठीक है। किसान के अलावा आपके सेना के जवान थे, इसके अलावा आपके शिल्पी थे। अब कौन नहीं था भाई? और भी थे। कौन नहीं था? तो जो नहीं था वो थे राजा, रियासतों के जो राजा महाराजा थे वो थे। वो उन्होंने भागने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी दमन करवाने के लिए। तो राजा, फिर जमींदार वर्ग, ये वही वर्ग है जिसको मतलब अंग्रेजों ने खड़ा किया था। किसान और उसके बीच में ये नया वर्ग था, भारत में ये वर्ग पाया नहीं जाता था। जमींदार वर्ग अंग्रेजों की देन है, और जाहिर सी बात है जब अंग्रेजों की देन है तो भैया वो तो अंग्रेजों का ही समर्थन करेंगे, ठीक है। पढ़ा लिखा उच्च वर्ग, शिक्षित उच्च वर्ग। तो शिक्षित उच्च वर्ग जो था वो भी इससे दूर रहा। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि मतलब भैया अंग्रेज बहुत न्यायशील प्राणी है और हमारा उद्धार करने आए। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों ने तो उनको शिक्षित किया था, वो अंग्रेजी वाला वही तो उच्च वर्ग था, तो वो यही तो मानेंगे। और थे कौन उच्च वर्ग में? राजा महाराजाओं के बेटे, ठीक है।
तो ये आपके रहे जो मतलब जिन्होंने आपको 1857 के विद्रोह को आपने सपोर्ट नहीं किया। फिर भारतीय रजवाड़े एवं कुछ अन्य वर्गों का अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग, ये मैंने आपको बता ही दिया। अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के अल्पत्य संसाधन। भाई एक चीज बताओ, विद्रोह किसने किया? उन्हीं किसानों और उन्हीं शिल्पियों ने जो मतलब पहले ही उनकी नीतियों के कारण बेरोजगार हो रखे हैं, जो दरिद्र हो रखे हैं। तो कहाँ से वो संसाधन लगाएंगे भाई? और ब्रिटेन को एक तरफ आप बात करेंगे तो वो उद्योग, इतना पैसा आ रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न है, हथियार हैं, नई राइफलें हैं, और भारतीयों के पास क्या है? वही है, दराट है, कुदाली है, मतलब भाला है, वो उनको लेके लड़ने जा रहे हैं। तो उनके पास अल्पत्य संसाधन थे, मतलब संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर योग्य नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव। अब हुआ क्या, जो 1857 की क्रांति है वो किसी फिक्स डेट पे सब राजाओं ने एक साथ विद्रोह नहीं किया, ये अलग 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 जगह पे अलग अलग समय पे फैला, और इसका योग्य नेतृत्व योग्य नहीं था। अब आप 80 साल के एक बुढ़े को जो है मतलब क्रांति का बना रहे हो, प्रतीकात्मक रूप से हो तो वो सही है, लेकिन सामंजस्य वो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जैसे आप आगे जाके देखेंगे तो गांधी जी मतलब यहाँ पे आए हैं आपके सहयोग आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक, तो उन्होंने एक योग्य नेतृत्व दिया ना, सबको सामंजस्य किया। तो यहाँ पे वो सामंजस्य का आपको अभाव मिलता है। एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी। विचारधारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी क्रांति में होती है, तो वो होती है विचारधारा। 1857 क्रांति में केवल ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं कि विचारधारा नहीं थी कि अंग्रेजों को भगाओ। एकीकृत विचारधारा जैसे राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है, तो इस प्रकार की विचारधारा की कमी थी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लड़े वो केवल अपने रियासतों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े थे, वो कुछ भारत के लिए नहीं लड़े थे। जैसे झांसी की रानी थी, उसको झांसी बचाना था भाई, बेगम हजरत महल थी, उसको वो बचाना था, मतलब तांत्या टोपे था, उसको कानपुर बचाना था। तो अपने अपने इलाके को बचाने के लिए लड़े। अगर वो इकट्ठे लड़ते तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भगा दिया जाता। पर उसके लिए क्या जरूरी होती? विचारधारा। और किस चीज़ की विचारधारा? राष्ट्रवाद की विचारधारा, कि भारत अपना राष्ट्र है और हम राष्ट्र भारत के लिए लड़ेंगे, ना कि अपनी रियासत के लिए। तो विचारधारा किस चीज़ की? राष्ट्रवाद की विचारधारा, भारतवाद की विचारधारा। और इसकी राजनीतिक चेतना यही होती है कि राजनीतिक चेतना की कमी, और यही काम आगे चल के कांग्रेस ने किया। जब वो संगठन बना तो उन्होंने राजनीतिक चेतना सबसे पहले, जिसको आप उदारवादी युग के नाम से जानते हैं, उन्होंने राजनीतिक चेतना को जगाने का ही काम किया। अब इसके आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं प्रगति। 1857 का जो विप्लव था वो सफल तो नहीं हो सका, ठीक है, तो उसने किया क्या? लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, और इसी के बीज बोए, और इस क्रांति के कुछ दूरगामी परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए भाई? हम देखते हैं इसके प्रभाव को। ताज के अधीन जो प्रशासन है, पहले किस चीज के अधीन था? कंपनी के अधीन। इससे पहले किस चीज के अधीन था? कंपनी के अधीन। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ताज। ताज का मतलब ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी होते हैं उनके अधीन हो गया। मतलब बोला जाए तो ब्रिटेन के अधीन हो। पहले किसके अधीन था? ब्रिटिश कंपनी के अधीन था। तो इसका प्रभाव एक तो भैया ये पड़ा। फिर कंपनी के शासन का उन्मूलन, कंपनी गई। जब ताज आया तो कंपनी गई। फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नई भारतीय नीति, उन्होंने नई नई भारतीय नीति अपनाई। ये आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश भारतीय नीति क्या थी ताज के अधीन। तो जैसे कि मतलब अगर आप बोलेंगे कि 21 तोपों की सलामी दिलवाई, किसको? जिन्होंने 1857 में दमन करने में योगदान दिया, जिन रियासतों के राजाओं ने, उनको। फिर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो जो व्यपगत का सिद्धांत था, अंदर दखलंदाजी करनी थी, वो नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, दखलंदाजी उन्होंने पूरी पूरी की, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्ट करना इन्होंने छोड़ दिया। सेना का पुनर्गठन किया। भाई वहाँ उनको डर लग गया कि जब सेना से ही मतलब यहाँ से विरोध आ रहा है, तो सेना को पुनर्गठित कर दो, अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दो। कहाँ? उच्च पदों में। जातीय भेदभाव में वृद्धि कर दी। फिर तो वो और ज़्यादा भेदभाव करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको नफरत हो गई भाई कि हम तुम पे शासन कर रहे हैं, तुम विद्रोह कर रहे हो, तो उन्होंने जातीय भेदभाव भी बढ़ा दिया। अब आप इसी बात पे देखेंगे कि आगे चल के उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई कि उन्होंने एक चीज और देखी। अंग्रेजों ने एक चीज देखी थी जो मतलब 1857 की क्रांति की विशेषता थी। वो एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि हिंदू मुस्लिम एकता रही थी उसमें। क्या रही थी? हिंदू मुस्लिम एकता। तो इस चीज को जब अंग्रेजों ने देखा
तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति को अपना लिया। अब फूट डालो शासन करो में वही पहले उन्होंने हिंदुओं को तवज्जो दी। कब तक? जब तक मतलब कांग्रेस बनी 1900 के लगभग तक। फिर 1900 के बाद जब उनको पता लगी कि कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, तब उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना में अपना योगदान दे दिया। तो और हिंदुओं को मतलब जो है नीचे दबाने लग गए कि ये जो है कांग्रेस हिंदूवादी है। फिर कांग्रेस ऐसा संगठन है जिसमें सारे हिंदू हैं, मुस्लिमों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने फूट डाली और मुस्लिमों की तरफ अपना इंटरेस्ट ज़्यादा वो कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि एकता रहेगी तो 1857 जैसा ही परिणाम भुगतने को मिलेगा। तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति। और बीच में अगर आप देखेंगे तो जब अंबेडकर जी भी आए थे तो उन्होंने 1919 के अधिनियम में तो मतलब जो है एसीज के लिए भी मतलब जो आप बोलते हैं कि जो अंग्रेज़ों के लिए भी उन्होंने 1909 में वो नीति अपनाई थी कि उनको अलग ही चुनाव निर्वाचन क्षेत्र दे दिए जाएंगे, जहाँ से वो हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए जाएंगे। तो वो एससी के लिए भी उन्होंने वैसा करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद तो इन्होंने मतलब भारत को कैसे तोड़ा? पहले तो तोड़ा इन्होंने धार्मिक स्तर पे। जो फूट डालो शासन करो की नीति थी, पहले भाई मतलब हिंदू मुस्लिम कर दिया कि हिंदू मुस्लिम जो है इनको तोड़ो और इनकी एकता को विखंडित कर दो। फिर तोड़ा इन्होंने हिंदुओं में जातिगत स्तर पे, ठीक है, कि मतलब ये भाई साहब आपके स्वर्ण हैं और ये आपके एससी हैं। तो फिर इन्होंने इसमें फूट डाली। तो आज की डेट में आप जितनी भी फूट देखते हो हिंदू मुस्लिम की, एससी की, इसकी, ठीक है कि मतलब एससी एसटी को थोड़ा सा पहले से किया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की फूट डायरेक्ट इनकी ही देन है। और इसको बढ़ाया किसने? वो भी अंग्रेजों ने बढ़ाया। और इसका परिणाम क्या हुआ लास्ट में? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अब देखते हैं कि भारतीयों के पक्ष में क्या इसका प्रभाव रहा। भाई 1857 की क्रांति का ऐसा तो है नहीं कि मतलब प्रभाव, जब भी किसी का प्रभाव होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है ना। तो पॉजिटिव अंग्रेजों के लिए तो ये नेगेटिव रहा। भारतीय बेशक हार गए लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव परिणाम हुए। क्या हुए? उनके आत्मबल में वृद्धि हुई। उनको पता लग गया कि अगर विद्रोह करेंगे, अपनी आवाज़ उठाना सीखेंगे तो हम कल को उनको यहाँ से भगा सकते हैं। फिर राजनीतिक जागृति जागी। किस चीज़ की? कि भाई अपने क्षेत्र के लिए लड़ने से उचित है आप राष्ट्रवाद के लिए लड़िए। अपने भारत, पूरे भारत को इनसे बाहर निकालिए, नहीं तो ऐसे जाने वाले नहीं हैं। तो ये राजनीतिक जागृति की चेतना का परिणाम था कि उसके बाद आपके 1840 के बाद अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक संगठन धीरे धीरे बनने लगे। जैसे पहले बंगाल में इनका उदय हुआ और धीरे सबसे बड़ा फिर मतलब जो संगठन बना वो फिर कांग्रेस के रूप में सामने आया। फिर संगठन बनाने की प्रेरणा, यही राजनीति जागृति जब हुई तभी संगठन बनाने की तो प्रेरणा मिली कि अगर आप आपस में संगठित होते हैं तभी आप जाके मतलब आगे कोई बड़ा संगठन बनाएंगे जो अंग्रेजों पे दबाव डाल सकेगा ताकि संवैधानिक सुधार मिले। बाद में वही संगठन जब आंदोलन करेगा, विद्रोह करेगा तो आपको जो है मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। तो संगठन बनाने की प्रेरणा हुई। इसका अंतिम जो परिणाम था फिर 1885 में, तो 1885 में इसका परिणाम आया कांग्रेस के रूप में सामने। तो मैंने आपको राजनीतिक जागृति में जो बताया कि मतलब 1840 के लगभग में राजनीतिक संगठन बनने शुरू हो गए थे। फिर 1885 में तो भाई कांग्रेस सबसे बड़े संगठन के रूप में सामने आई। फिर एकता की प्रेरणा मिली। हालांकि इसी एकता के कारण अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, लेकिन उनको पता लग गया कि जैसे मतलब आप देखते हैं कि महात्मा गांधी, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी कि हिंदू और मुस्लिम एकता की, क्योंकि उनको पता था कि मतलब अगर एकता नहीं होगी तो आबादी के एक हिस्से को बिना लिए आप कैसे लड़ने जा सकते हो भाई। आप पूरा अगर मतलब चलेंगे तो उसको आसानी से भगा पाएंगे या मतलब आधे हिस्से को लेके आप जा पाएंगे। तो एकता की प्रेरणा आपको भारतीयों को यहीं से मिली है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दृष्टि मिली। पहले तो वो जैसे मतलब खुद के लिए लड़ रहे थे, बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, अब भारत के लिए लड़ो, सबको यहाँ से बाहर निकालो। तो इसको एक नई दृष्टि का उद्भव 1857 की क्रांति से हुआ। ठीक है, तो ये हमने 1857 की क्रांति पढ़ी और इसके मतलब आपने कारण भी देखे हैं, कारण के साथ आपने इसके परिणाम भी देख लिए। प्रसार तो आपने इसका देख लिया, पर जो महत्वपूर्ण अब मेंस की दृष्टि से अगर आप बोलेंगे
तो मेंस की दृष्टि से 1857 की ये एक कारण काम आएंगे आपके कि किसी भी क्रांति के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो जो हमने इसकी असफलता के कारण पढ़े वही किसी क्रांति की सफलता के कारण होते हैं, अगर उनको पॉजिटिव कर दिया जाए। जैसे उसमें डेट थी, समन्वय का कमी था, एक मतलब लीडरशिप की कमी थी, तो उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर दो, उसमें लीडरशिप ले आओ, उसमें सामंजस्य ले आओ, उसमें राष्ट्रवाद की भावना ले आओ। जैसे मतलब अगर आप बोलेंगे कि किसी भी क्रांति को अगर आपको सफल बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो किसी भी क्रांति को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी होगा आपके पास, पहले तो आ गया लीडरशिप, फिर आएगी आपके पास विचारधारा, ठीक है, फिर आएगा आपके पास समन्वय। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी क्रांति जो है मतलब सफल हो जाएगी। और इसके अलावा जो मतलब ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके अलावा फिर आपको आर्थिक संसाधन, भाई मतलब क्रांति करनी है तो कुदाड़ियों से और जाहिर सी बात है हाड़ों से तो होगी नहीं ना, तो आर्थिक संसाधन तो चाहिए होंगे आपको। आर्थिक संसाधनों में आप समझ सकते हैं कि पैसा चाहिए भाई, बंदूक लानी है, तोप लानी है, कुछ भी लाना है तो मतलब कुछ तो चाहिए। फिर आर्थिक संसाधन के अलावा आधार, जन आधार, ठीक है, आपका आधार कितना है, किस वर्ग तक का कितना है, आपको कौन कौन सा वर्ग पार्टिसिपेट कर रहा है, किस धर्म तक कितना है, कौन कौन सा धर्म आपके पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये किसी भी क्रांति को सफल बनाने के तत्व होते हैं। और 1857 की क्रांति की असफलता के भी यही कारण थे। अगर इनको उल्टा कर दोगे, लीडरशिप की कमी हो गई था, वो हो गया, विचारधारा नहीं थी, समन्वय नहीं था, आर्थिक संसाधन नहीं थे, तो उसके असफलता के परिणाम हो गए। तो इसके हमने परिणाम भी देख लिए, इसकी हमने प्रकृति भी देख ली कि ये किस प्रकृति का था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति हमारी यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा।